खबरों का सारथी। सीएम धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। आज बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। 75% सब्सिडी पर ऋण दिए जाने के प्रस्ताव पर मोहर संभव। प्रदेश में 9 दिन तक रहेगा उत्सव का माहौल। 14 जनवरी उत्तरायणी पर्व से 22 जनवरी तक के होंगे भव्य कार्यक्रम। मंदिरों में होगा भजन कीर्तन और दीपोत्सव। मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत सुधरेगी गांव की तस्वीर। 3 जिलों में बनेगी 24 नई सड़कें। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने दी स्वीकृति। चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाया गया। गंभीर आरोपों के बाद शासन ने लिया फैसला। चीला वाहन हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 5। लापता महिला अधिकारी का शव हुआ बरामद। उत्तराखंड में ठंड से ठिठुरने लगे लोग। लगातार गिर रहा तापमान। कोट डे का अलर्ट। गिरते तापमान के बीच गर्म कपड़ों में कैद हुए लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां सीएम की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक हो रही है। राज्य सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। तो बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर लगेगी मोहर। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम की अध्यक्षता में कई अहम चीजों की बात। राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की इस बैठक में मोहर लग सकती है। और 75% सब्सिडी पर ऋण दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मोहर संभव है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, अहम बैठक मानी जा रही है, बताया जा रहा है कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गरिमा एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है राज्य सचिवालय में। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। माना जा रहा है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आ सकते हैं और सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है। अब चूंकि इलेक्शन भी है और सरकार भी चाहती है कि जो राज्य की जनता है उसको लाभान्वित किया जाए सरकारी योजनाओं से, तो इसमें निश्चित ही कई ऐसे जनहित से जुड़े हुए फैसले आ सकते हैं, प्रस्ताव आ सकते हैं। इसमें मसलन जैसा कि आपने भी अभी बताया कि सरकार चाहती है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उसको सशक्त बनाना, तो इसमें संभवतः 75% जो सब्सिडी है उसके प्रस्ताव पर कैबिनेट हरी झंडी दे सकती है। इसके अलावा राज्य के जो स्कूल है वहां पर जो शिक्षकों की नियुक्ति के जो पद है उसको बढ़ाने का भी प्रस्ताव आ सकता है। राज्य के जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके वेतन बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव इसमें हो सकता है। इसके अलावा कर्मचारी से जुड़े हुए मसले हैं जो कि इस बैठक में आएंगे, उस पर भी आज चर्चा हो सकती है। उससे संबंधित भी प्रस्ताव आ सकते हैं। मसलन उसमें कर्मचारियों का वेतन है और उनके पुरानी जो लंबित मांगे हैं उससे जुड़ा हुआ भी कुछ एक प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ खेल खिलाड़ियों के लिए के अच्छे दिन लाने के उद्देश्य से भी कुछ एक प्रस्ताव जो है वो इसमें आ सकते हैं। तमाम जो विभाग हैं उनसे जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आएंगे। इसके अलावा सेवा क्षेत्र की नियमावली है
इस नियमावली को भी आज इस कैबिनेट की बैठक के समक्ष रखा जा सकता है और इस नियमावली को भी आज मंजूरी मिल सकती है। तो इस तरीके से गरिमा करीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आने वाले हैं और आज दोपहर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सभी कैबिनेट मंत्री इसमें उपस्थित रहेंगे और इन सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है। बिल्कुल, साफ तौर पर कई अहम प्रस्ताव हैं जो आज चर्चा का विषय हो सकते हैं और मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। और क्योंकि अंकित देखिए, अभी उत्तराखंड की बात करें तो कई मुद्दे हैं जो काफी तेजी के साथ में आगे चल रहे हैं। यूसीसी को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। क्या इन बैठक में राज्य सचिवालय में जो होने वाली है कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि विशेष सत्र की भी बात सामने आ रही थी, क्या इस तरीके की कोई बातचीत संभव है? देखिए, संभावना है, लेकिन अभी क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो समिति है उसने अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, तो इसको लेकर के कुछ कहा जाना अभी जल्दबाजी है। लेकिन चूंकि आपने विशेष सत्र की बात करी तो उस पर भी सरकार फिलहाल मंथन कर रही है और ऐसी भी खबर आ रही है कि 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर धामी सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। अब उसमें राज्य के जो आंदोलनकारी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके 10% क्षैतिज आरक्षण का एक मुद्दा है। लगातार राज्य आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार इस बात को भी जानती है, तो हो सकता है कि सत्र को लेकर के भी कोई चर्चा हो सके। लेकिन फिलहाल मोटा माटी अभी जो जानकारी है, जो हमने आपको बताया कि तमाम विभागों से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं वो आने जा रहे हैं और इसमें विशेष सत्र को लेकर के भी सरकार तैयारी कर रही है। अब इसमें देखना होगा कि बैठक में इससे जुड़े हुए कुछ एक प्रस्ताव आते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल सरकार की पूरी कोशिश है कि चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी लागू हो। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों का भी एक प्रस्ताव है, वो भी इस सत्र में लाए जाने की तैयारी है, तो उस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेगी। फिलहाल 3 बजे का इंतजार किया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। उसके बाद ब्रीफिंग की जाएगी और ब्रीफिंग में कैबिनेट के समक्ष क्या कुछ प्रस्ताव आए हैं और किन किन प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है, इसकी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल अंकित, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बनेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। राज्य सचिवालय से जुड़ी आम खबर आपको हम बता दें, बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कल महिला को आत्मनिर्भर बनाने पर भी मोहर लगेगी, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर अहम बात सामने आई है। और देहरादून से खबर, सीएम की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राज्य सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। तो राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां चमोली की चेयरमैन रजनी भंडारी हटाई गई हैं। पंचायती राज सचिव ने आदेश जारी किया है। नंदा देवी राजजात यात्रा में अनियमितता का आरोप पद दायित्वों से तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा में अनियमितता का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है और पद दायित्वों से तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। और पंचायती राज सचिव ने आदेश जारी किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और नंदा देवी राजजात यात्रा में अनियमितता के आरोप की बात सामने आई है
और पदीय दायित्वों से तत्काल प्रभाव से हटाया गया। और देहरादून से खबर, चमोली के चेयरमैन रजनी भंडारी हटाई गई। पंचायती राज सचिव ने आदेश जारी किया। नंदा देवी राज्यात यात्रा में अनियमितता के आरोप की बात सामने आई है और पदीय दायित्वों से तत्काल प्रभाव से हटाया गया। देहरादून से खबर, चमोली के चेयरमैन रजनी भंडारी को हटाया गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, पंचायती राज सचिव ने आदेश जारी किया है और बताया जा रहा है कि पद से हटा दिया गया उन्हें, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, रजनी भंडारी जो कि चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन पर टेंडर के दौरान अनियमितता बरतने का आरोप है गरिमा, और इसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। अब इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस के जो विधायक है उनकी वो धर्मपत्नी है, और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि बदले की भावना से देखते हुए सरकार इस तरीके के कृत्य कर रही है। इससे पहले भी रजनी भंडारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन रजनी भंडारी फिर सरकार के इस आदेश के खिलाफ कोर्ट गई थी और कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी, जिसके बाद फिर से वो अपने पद पर विराजमान हुई थी। लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर से उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उन पर अनियमितता का आरोप है। टेंडर में गड़बड़ियों को लेकर के ये अनियमितताएं बरती गई है और इसके साथ ही साथ राज्य में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल सरकार पर विपक्षी दलों के उत्पीड़न का भी आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो भी करप्शन करने वाला व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे फिर वो कितने भी सर्वोच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति हो, और इसी के तहत ही रजनी भंडारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो पदीय दायित्वों से तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की बात सामने आई है और पंचायती राज सचिव ने आदेश जारी किया है। तो पंचायती राज सचिव की ओर से आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें, नंदा देवी राज्यजात यात्रा में अनियमितता के आरोप की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता दें, चमोली के चेयरमैन रजनी भंडारी को हटाए जाने की बात सामने आई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। संस्कृति विभाग की ओर से बन्नू स्कूल देहरादून में राम राग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल के गानों ने समा बांध दिया। कन्हैया मित्तल ने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे से कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने उत्तराखंड के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे गाया तो पूरा पंडाल भक्ति में सराबोर हो गया। देर रात तक दूनवासी भक्ति के रंग में रंगे रहे। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। खबर है देहरादून से, जहां सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिला क्षय रोग कार्यालय पहुंचकर निक्षय मित्र के रूप में टीबी रोगियों को पोषाहार वितरित किया है। उन्होंने पूर्व में 2 रोगियों को गोद लिया था जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव ने आमजन से अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में टीबी रोगियों की मदद में आगे आएं। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तराखंड में टीबी मरीजों की मदद को 10,000 लोगों ने हाथ बढ़ाए हैं। ये एक्चुअली मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो और दूसरी पेशेंट और भी है चाय लेके प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना की शुरुआत हुई है पूरे देश में 9 सितंबर 2022 से और उत्तराखंड राज्य में 17 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा टीबी पेशेंट्स को हम लोगों ने निक्षय मित्र से जोड़ा है
और उसमें से लगभग 10,000 15 टीबी पेशेंट्स अब तक ठीक हो चुके हैं और बाकियों का जो है उपचार चल रहा है, उनको हमने निक्षय मित्रों से जोड़ा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना हमारी चल रही है, इसमें जो निक्षय मित्र बन के लोग आ रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है। उत्तराखंड में लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान शुरू किया है। देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल में ईवीएम मशीन में मतदान कैसे करना है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन टीम की मास्टर ट्रेनर विकास भड़वाल ने बताया कि इस जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को ईवीएम से मतदान कैसे करना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। मतदान केंद्र में मतदाता को अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने के बटन को दबाना होगा। इसके बाद मतदाता वीवीपैट में 7 सेकंड तक उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह जिसका मतदाता ने चयन किया है वो दिखेगा, जिससे मतदाता कंफर्म कर सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं। सारे भेजता हूं। जो बटन हमने दबाया है वही डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 10 नंबर दबाया तो 10 जे और तो अभी हम यहाँ पर जन जागरूकता अभियान के लिए आ रखे हैं, ईवीएम मशीन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ईवीएम है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में बताएंगे आपको, और आप लोग अपना वोट कैसे, अपना मतदान कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। अभियान में है कि जो भी लोग हैं, जो भी जनमानस है, वो ये देख लें कि ये मशीन कैसे काम करती है। जब वो मतदान केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर अपना मतदान किस तरह से देंगे उसके बारे में बता रहे हैं। खबर है लक्सर से, जहां पालिका व राजस्व प्रशासन की संयुक्त टीम ने लक्सर नगर में एक ठिकाने पर छापा मारकर प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन की बड़ी खेप जब्त की और मौके से करीब 40 क्विंटल अवैध पॉलिथीन के बोरे भी बरामद किए हैं। मौके से पकड़ी गई सिंगल यूज प्लास्टिक के बोरे को पालिका प्रशासन ने सील करने के साथ ही आरोपी पॉलिथीन स्वामी के खिलाफ उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्टेज अधिनियम के साथ कार्रवाई करने की बात भी कही है। शिष्ट प्रबंधन में जो है सबसे बड़ा जो शत्रु है वो पॉलिथीन है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो भारत सरकार के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिबंधित है। और इसमें उन्हीं एक्ट और अधिनियम के अंतर्गत ही हमने कार्रवाई की है। इसमें जैसा सर ने बताया कि लगभग 35 क्विंटल माल जब्त किया गया है और इस पर चालान की भी कार्रवाई की जा रही है। इसको सील करके नगर पालिका में इसको रखा। इससे पहले वार्निंग भी देते रहे, वार्निंग पालिका से हमने माइक से अनाउंसमेंट भी करवाया था पालिका के क्षेत्र में कि सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज़ करना मना है। तो आज हमको पहले हमारा टीम के द्वारा हमको जानकारी मिली है कि ये होलसेलर रूप से इधर से बंटवा रहे हैं। उसके बाद हमने ताला खोल के दिखाया तो पूरा लगभग 35 क्विंटल के आसपास, हमको एग्जैक्टली बता नहीं रहे कि रफली अबाउट 35 क्विंटल ऑफ बैंड प्लास्टिक इज फाउंड इन द प्लेस। हम उसका अभी सीज करके इसका हिसाब करवाएंगे। लगातार क्योंकि नगर पालिका की तरफ से मैसेज आता रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है या जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है वो आज से बंद है, तो पहले से मैसेज जाता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें आदेश है। तो इसके संबंध में लगातार नगर पालिका की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा था, लोगों को सूचना दी जा रही थी, जागरूक किया जा रहा था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो प्रतिबंधित है, उसको यूज़ ना करें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाणिज्यिक न्यायालय कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी का उद्घाटन भट्ट कॉम्प्लेक्स रामपुर रोड हल्द्वानी में मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन में पहुंचे न्यायमूर्ति तिवारी पुरोहित व थपलियाल के बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं द्वारा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि वाणिज्य कोर्ट कुमाऊं डिवीजन में बन जाने से कुमाऊं की जनता और अधिवक्ताओं को इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जितने भी कॉमर्शियल जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वाद जो है उत्तराखंड के देहरादून में करने पड़ते थे। तो उसको देखते हुए
जो आज ये है इस कोर्ट का उद्घाटन हुआ तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड वाणिज्यिक जो विवाद होते हैं उनका निस्तारण अब कुमाऊं में मिलेगा और इसका लाभ संपूर्ण कुमाऊं के लोगों को प्राप्त होगा और इसके लिए आपको अब देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। लोगों के लिए एक सुविधा होगी कि जिस कार्य के लिए उनको अभी देहरादून जाना पड़ रहा था कॉमर्शियल लिटिगेशन के लिए, तो अब वो यहाँ से हो जाएगा, तो कुमाऊं के अधिवक्ताओं को भी और वादकारियों के लिए भी उनको इसका फायदा पहुंचेगा। जितने भी कॉमर्शियल जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वाद जो है उत्तराखंड के देहरादून में करने पड़ते थे, तो उसको देखते हुए जो आज ये है इस कोर्ट का उद्घाटन हुआ तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड वाणिज्यिक जो विवाद होते हैं उनका निस्तारण अब कुमाऊं में मिलेगा और इसका लाभ संपूर्ण कुमाऊं के लोगों को प्राप्त होगा और इसके लिए आपको अब देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। लोगों के लिए एक सुविधा होगी कि जिस कार्य के लिए उनको अभी देहरादून जाना पड़ रहा था कॉमर्शियल लिटिगेशन के लिए, तो अब वो यहाँ से हो जाएगा, तो कुमाऊं के अधिवक्ताओं को भी और वादकारियों के लिए भी उनको इसका फायदा पहुंचेगा। जितने भी कॉमर्शियल जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वाद जो है उत्तराखंड के देहरादून में करने पड़ते थे, तो उसको देखते हुए जो आज ये है इस कोर्ट का उद्घाटन हुआ तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड वाणिज्यिक जो विवाद होते हैं उनका निस्तारण अब कुमाऊं में मिलेगा और इसका लाभ संपूर्ण कुमाऊं के लोगों को प्राप्त होगा और इसके लिए आपको अब देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। लोगों के लिए एक सुविधा होगी कि जिस कार्य के लिए उनको अभी देहरादून जाना पड़ रहा था कॉमर्शियल लिटिगेशन के लिए, तो अब वो यहाँ से हो जाएगा, तो कुमाऊं के अधिवक्ताओं को भी और वादकारियों के लिए भी उनको इसका फायदा पहुंचेगा। जितने भी कॉमर्शियल जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड सारे वाद जो है